तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज पुनः आपका समकालीन भारत वर्ग नवम पाठ 1 भारत आकार और स्थिति का दूसरा भाग शुरू होने जा रहा है। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण से प्रथम भाग को रोक दिया गया था। अब पुनः हम दूसरे भाग की शुरुआत कर रहे हैं। जो शेष भाग बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। मैं आप सबों के बीच गुड्डू सर आप सबों को इस भूगोल पाठ्यपुस्तक वर्ग नवम से भारत के आकार और स्थिति के बारे में पुनः जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक सारांश के तौर पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी बताया जा चुका था, देशांतरीय विस्तार भी बताया जा चुका था। इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है कर्क रेखा, उसके बारे में भी बता चुके थे। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बता दिए थे, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई बता दिए थे। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है उसके बारे में भी हमने बेहतर ढंग से आप सबों को जानकारी दे दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे पूर्ण रूप से अवगत हो चुके होंगे और इसका जहां तक प्रयास किया गया होगा नोट्स तैयारी करने का आप लोग कर लिए होंगे। मैं आप सबों पर विश्वास रखता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग ध्यान देते रहें। अब इससे जो स्थलीय सीमा है उनके बारे में भी जानकारी हो चुकी थी। अब हम लोग देखे थे कि इस स्थलीय सीमा में जहाँ तक अंतिम हम छोड़े हुए थे बता करके कि स्थलीय सीमा में भारत के पड़ोसी देश जितने भी तटीय सटे हुए देश हैं स्थल से, उसमें एक क्रमबद्ध रूप से अधिक से कम की और जो हमने ट्रिक बनाया था कि बचपन में MBA किया तो सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की जो दूरी है सीमा बनाती है वह से बांग्लादेश की, उसके बाद चीन का, उसके बाद पाकिस्तान का, फिर नेपाल का, फिर म्यांमार का, फिर भूटान का और सबसे जो कम सीमा बनाता है भारत का वो है हमारा अफ़गानिस्तान का। इस प्रकार से हमने आप सबों को जानकारी दे दिया था। अब एक चीज़ है कि ये जो डॉट डॉट करके लाइनें आपको दिखाया जा रहा है वो डॉट डॉट लाइनें आपको ये अवगत करवा रहा है कि ये IST लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अर्थात भारतीय आमयोत्तर या भारतीय मानक समय। ये भारतीय मानक समय भारत के जो देशांतर है वर्ल्ड का वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है भारतीय मानक समय। जो भारत के इलाहाबाद राज्य है उसके, भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके इलाहाबाद के नैनी डिस्ट्रिक्ट से, नैनी ज़िले से एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर शहर। उस मिर्ज़ापुर शहर से होकर के गुजरती है, जिससे वहां से भारत का मानक समय का निर्धारण किया गया है। यह भारत का मानक समय न सिर्फ उत्तर प्रदेश से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बल्कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं तो उसका ट्रिक हमने यहाँ पे बता दिया था आप लोगों को। वो है आपका UP MP का छत आंधी में उड़ा, अर्थात UP फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, आंधी से आंध्र प्रदेश और उड़ा से उड़ीसा। इस प्रकार से ये भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये भारतीय मानक समय का ज़रूरत हमारे देश में क्यों पड़ा, क्योंकि दुनिया के हर देश का अपना अलग अलग मानक समय है। तो उस मानक समय के आधार पर भारत का भी एक मानक समय का निर्धारण किया गया है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कई मानक समय का निर्धारण करते हैं, जैसे रूस का जहाँ पर 12 तक हैं मानक समय निर्धारण किया जाता है, USA हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया। ये सभी राष्ट्र में बहुत सारे मानक समय का निर्धारण किया गया है, लेकिन हमारे भारत देश में मात्र एक मानक समय है जिसका 82.5 डिग्री निर्धारण करता है। यह भारतीय मानक समय GMT से, GMT पूरी दुनिया का एक मानक समय का निर्धारण करता है, जिसको इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। उस ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री आमयोत्तर रेखा गुजरने के कारण से उसको GMT के नाम से जाना जाता है। वह GMT से भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है। यदि GMT में 12 बजे दोपहर हो रहा है तो हमारे भारत का मानक समय में क्या होगा तो 5.5 घंटा जोड़ देना है, 5.5 घंटा आगे हो जाएगा, अर्थात 5:30 बजे शाम होगा।
किसी भी समय में जीएमटी से निर्धारण किया जाता है। दुनिया का कोई भी मानक समय हो, किसी भी देश का मानक समय हो, सबका निर्धारण जीएमटी से ही किया जाता है, 0 डिग्री आम्योत्तर से किया जाता है। 0 डिग्री आम्योत्तर से पश्चिम की ओर हमेशा समय घटता है, 0 डिग्री आम्योत्तर से पूरब की ओर हमेशा समय आगे होता है। तो इस प्रकार से ये 82.5 डिग्री जो हमारे भारतीय मानक समय उसका परिचय हमने बताया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस स्थलीय सीमा के साथ साथ भारत का तटीय सीमाएं कौन कौन से राज्य हैं। तो भारत के तटीय सीमाओं में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, अर्थात कुल मिलाकर के भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमाओं का निर्धारण करता है, जिसमें भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य को है तो वह है गुजरात, और दूसरे स्थान पर कोई है तो वह है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हमारे भारत का तटीय सीमा वाले कुल कितने राज्य हुए? तो 9 राज्य हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे ध्यान देंगे कि यही सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, यही सब क्वेश्चन को नोट करना है। जहाँ तक हो सके एक एक पॉइंट बना बना करके नोट करते जाएंगे और उसको अपनी नोटबुक्स में लिखते जाएंगे, जिससे आपका देखने में नोट्स तैयार हो भी जाएगा और आपको पढ़ने में भी सुविधा हो जाएगी, चैप्टर से संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम लोग चलते हैं कि इस कर्क रेखा के बारे में जो बताया जा चुका 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा का मान जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो हम पहले बता चुके हैं और सब लोग आप लोग जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 के पहले हमारे देश में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया और ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, जबकि एक राज्य घट गया, और वो राज्य घट करके अभी वर्तमान समय में कुल राज्यों की संख्या हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान समय में 8 है। अगर बोला जाए तो 9 भी है, लेकिन नवंबर 2019 में दादर एवं नगर हवेली को तथा दमन एवं दीव को दोनों को आपस में संयुक्त करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे अभी कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश गिनती किए जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने नोट्सबुक में, मेरा एक होमवर्क है कि आप लोग क्या करेंगे कि टोटल राज्य जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सभी राज्यों का नाम और उसके केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उनकी राजधानियाँ, सभी राज्यों की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसकी राजधानी का आप लोग होमवर्क में बनाने का काम करेंगे। ये मेरा वर्क रहा आप सबों से। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जितने भी सटे हुए राज्य था वो आपको हम शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से जानकारी दे दिए हैं। अब रही बात कि हमारे भारत का संबंध दूसरे देशों के साथ में भी काफ़ी अधिक रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि कुल 28 राज्यों में से 17 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से टच करते हैं, बाकी 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा को टच करते हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमारे स्थल से भी और जल से दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो स्थल से भी और जल से दोनों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान हमारा क्या स्थल से दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है भारत के साथ में, ठीक है। तो कुल ऐसे देश जो भारत के जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं, ऐसे राज्यों की संख्या मात्र 3 है, जिसका एक ट्रिक बता देते हैं, जिसका नाम है मैया बप्पा करके एक ट्रिक है। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करते हैं, हंसना नहीं है बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे। ये थोड़ा याद रखने के लिए कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाए गए हैं जो हमेशा याद रखा जा सकता है। मैया से म्यांमार, बा से बांग्लादेश और पा से पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा से भी और स्थलीय सीमा से भी हमारे भारत की सीमा को छूते हैं, भारतीय सीमा से सटे हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 देश म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जो क्या करते हैं
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करते हैं। जैसे क्या है कि एक हरियाणा है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। तो वैसे वैसे कुल 5 राज्य हमारे देश में हैं जो किसी भी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं छूते हैं, ना स्थलीय क्षेत्र से ना ही जलीय क्षेत्र से। ठीक है, ऐसे राष्ट्र को, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है भू आबद्ध देश या भू आबद्ध क्षेत्र। तो हमारे राज्य हैं तो भू आबद्ध राज्य बोलेंगे या भू आवेष्टित राज्य बोला जाएगा। तो वैसे 5 राज्य हैं, हरियाणा, ठीक है, दूसरा में आ जाएगा हमारा राज्य झारखंड, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़ और 5वां में तेलंगाना। ठीक है, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो क्या हैं, हमारे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे हुए भारत का कुछ विस्तारित। अब हमारा भारत के साथ में विदेशी व्यापार का संबंध क्या है, विदेशों से कैसे व्यापार किया जाता है। तो भारत जो है, जिस समय हमारे नाविक लोग एक देश से दूसरे देश व्यापारिक संबंध बना करके रखते थे, क्योंकि वायु मार्ग की सुविधा नहीं थी, स्थलीय मार्ग से एक देश से दूसरे देशों में जाने आने की सुविधा नहीं था, तो नाविक लोग पानी जहाज के माध्यम से या नाव के माध्यम से एक देश से दूसरे देश व्यापार का करने का कार्य करते थे। तो हमारे भारत देश के लोग पूर्वी एशियाई देशों के साथ में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में, उत्तर पश्चिमी यूरोपियन कंट्री के साथ में, अफ्रीका के साथ में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है, जहाँ से भारत के मसाले, मलमल, कपड़े या अन्य तरह की वस्तुएं यहाँ से बेचा जाता था, भेजा जाता था ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर वहाँ से वास्तुकला का विशिष्ट गुण लेकर के इंडिया में आया करता था, और यहाँ पर भी दूसरे देशों का प्रचलन हमारे देश में भी अभी लागू चल रहा है, हो रहा है। तो इस माध्यम से यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग, वो समुद्री मार्ग के माध्यम से यूरोप की जो यात्रा करते थे, अफ्रीका के तट पर एक केप ऑफ गुड होप के नाम से आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे हो तो बता देना चाहते हैं कि अफ्रीका के तट पर केप ऑफ गुड होप है, जहाँ से होकर के क्रॉस करके अफ्रीका को अटलांटिक महासागर होते हुए यूरोपियन कंट्री में व्यापार करता था, जो काफ़ी लंबी यात्रा तय करना पड़ता था, ज़्यादा दिनों का भी समय लगता था और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस उद्देश्य से हमारे इस भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अरब सागर के होते हुए, ठीक है, यहीं से एक है जिसका नाम है लाल सागर। ठीक है, वो लाल सागर है। उस लाल सागर से होते हुए, ठीक है, एक रास्ता बनाया गया जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किनारा भाग था, जिसका नाम था मिस्र। ठीक है, उस मिस्र को काट करके एक रास्ता बनाया गया और भूमध्य सागर को जोड़ा गया। इस तरह से क्या हुआ कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ करके एक नहर स्थापित किया गया, जिसका निर्माण कार्य सन 1854 ईस्वी में, स्वेज नहर का निर्माण कार्य 1854 ईस्वी में जो फ्रांस के एक इंजीनियर थे, फर्डिनेंड, पूरा रूप से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसका स्वेज नहर का निर्माण कार्य फ्रांस के इंजीनियर के द्वारा 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और सन 1869 ईस्वी में यह नहर को खोल दिया गया बनने के बाद, जिससे हमारे भारत का जो यूरोप के साथ में व्यापार था, उसकी दूरी लगभग 7000 किलोमीटर घट गई, कम हो गई, जिससे भारत का व्यापारिक संबंध यूरोपीय देशों के साथ काफ़ी घनिष्ठ हो गया। इस प्रकार से भारत का संबंध आज से नहीं, पुराने इतिहास कालों से हमारे भारत का संबंध यूरोपीय देशों के साथ बना रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन यह स्वेज नहर ने और घनिष्ठता को बढ़ा दिया है। ये स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया, जिसके बाद से पूर्णतः अधिकार आपका मिस्र का हो गया, जबकि इससे पहले इसका अधिकार जो था वो इंग्लैंड का था। तो इस प्रकार से भारत का व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ में भी काफ़ी घनिष्ठ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर कुछ टॉपिक्स के आधार पर हम लोग चलते हैं, जो हम लोग देखा गया है कि जितना चीज़ हमारे भारत में दिया गया, उसके आधार पर कुछ जो हैं हम वर्क देते हैं आप सभी बच्चे को। आप लोग कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से, इस वर्क के माध्यम से क्वेश्चन जो दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो सके, हमारा इस भारत का जो संबंधित क्वेश्चन है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, उन परीक्षाओं में क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए
क्वेश्चन आप लोग बच्चे लोग नोट करते जाएंगे, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम बताएं। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताएं। तीसरा क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, नाम लिखें। चौथा क्वेश्चन भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। पांचवा क्वेश्चन कि भारत के तटीय राज्यों का नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के मुख्य भूमि का जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक की लंबाई को बतावें। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब थोड़ा सा इसमें जो छूट रहा था इस चैप्टर से संबंधित, मैं अंतिम क्षण में आप लोगों को बताने के लिए भूल गया था कि इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में जो सुनामी आया था, ठीक है, उस सुनामी की वजह से जो है 2004 में जो आया था 26 दिसंबर सन 2004 ईस्वी को सुनामी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिससे इंदिरा पॉइंट लुप्त हो गया है, लेकिन फिर धीरे धीरे उग रहा है। लेकिन उसका भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही माना गया है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये टॉपिक्स आपका जो है वो पूरी तरह से सारांश के तौर पर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबों से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर बनाते जाएंगे और उसका नोट्स करते जाएंगे। धन्यवाद।